दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक कोरियन साइंटिस्ट को दिखाते हुए जो अपने असिस्टेंट से खतरनाक केमिकल्स की 200 बॉटल्स को सिंक में डालकर खाली करने के लिए कहता है, ये जानते हुए भी कि ये केमिकल यहाँ से सीधा रिवर में जाके मिल जाएगा, जिससे आगे चलकर एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए असिस्टेंट ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अपने बॉस के सामने उसकी एक नहीं चल पाती और एट द एंड उसे केमिकल को सिंक में बहाना पड़ता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम 2 फिशरमैन को रिवर में मछलियां पकड़ते हुए देखते हैं कि तभी उन्हें रिवर में एक अजीब से और छोटे से क्रिएचर की आहट महसूस होती है, जिसे ये जल्दी से पकड़ लेते हैं, लेकिन वो इनके हाथ से छूटकर दोबारा पानी में चला जाता है। वहीं नदी की सारी मछलियां भी अब मर चुकी थीं। दरअसल ये सब केमिकल के रिएक्शन का नतीजा था। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद गैंगडू नाम के एक शॉपकीपर पर, जिसके फादर रिवर के पास ही एक शॉप चलाते थे। गैंगडू बहुत ही लापरवाह और लेजी किस्म का इंसान था, जो सिर्फ अपनी बेटी ह्यूनसू के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं करता था, जबकि उसकी बेटी काफी समझदार और इंटेलिजेंट थी। वहीं गैंगडू की एक सिस्टर भी थी जो क्रॉसबो की एक्सपर्ट थी और आज उसका कंपटीशन था, जिसे गैंगडू अपनी बेटी ह्यूनसू के साथ टीवी पर लाइव देख रहा था। लेकिन वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। तभी यहाँ गैंगडू के फादर आ जाते हैं, जो उससे कस्टमर को बियर देकर आने के लिए कहते हैं। पिता की बात मानकर जैसे ही बियर लेके गैंगडू उनके पास जाता है, तभी उसे पुल पर एक क्रिएचर दिखाई देता है, जो थोड़ी देर बाद इन लोगों के पास आ जाता है और लोगों पर अटैक कर उन्हें निवाला बनाना शुरू कर देता है। ये देख गैंगडू काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है कि तभी वो देखता है कि ये क्रिएचर एक आदमी को खाने की कोशिश कर रहा है। गैंगडू जल्दी से एक साइड बोर्ड उठाता है और उसे क्रिएचर की पूंछ पर मार देता है, जिस वजह से उसकी पूंछ से खून बहने लगता है और वो खून गैंगडू के फेस पर भी लग जाता है। इधर ह्यूनसू और उसके ग्रैंडफादर अब भी गैंगडू की बहन की लाइव परफॉर्मेंस देख रहे थे, जो सेमीफाइनल में आकर हार जाती है। ये देख ह्यूनसू उदास होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है, वैसे ही गैंगडू यहाँ आ जाता है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि क्रिएचर इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देख घबराहट में अचानक ह्यूनसू नीचे गिर जाती है, लेकिन गैंगडू उसे उठाकर फिर से भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर आने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की का हाथ पकड़कर वो भाग रहा था, वो उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई और है। इतने में वो क्रिएचर ह्यूनसू के पास आकर उसे अपने साथ रिवर में ले जाता है और गैंगडू बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद जिन लोगों ने उस मॉन्स्टर को करीब से देखा था, सरकार के आदेश पर उन सभी को एक हॉल में बंद कर दिया जाता है, जबकि मिलिट्री पूरे एरिया को सील कर देती है। इस हाल में गैंगडू को मरने वाले लोगों में अपनी बेटी की ही तस्वीर नजर आती है, जिसे देख वो और उसके फादर दोनों रोना शुरू कर देते हैं। इतने में यहाँ गैंगडू की सिस्टर और उसका भाई भी आ जाता है और ये दोनों गैंगडू पर काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये सब उसकी लापरवाही का ही नतीजा है। अभी ये लोग आपस में लड़ ही रहे थे कि इतने में यहाँ पीले रंग की कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी आता है, जो सभी से कहता है कि आप लोगों में से अगर कोई भी उस क्रिएचर से टच हुआ है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं। ये सुन गैंगडू अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उस आदमी से कहता है कि क्रिएचर का ब्लड मेरे फेस पर लग गया था, जिसके बाद वो आदमी अपने साथियों से कहकर गैंगडू को पकड़ लेता है, क्योंकि उसका मानना था कि गैंगडू के अंदर भी क्रिएचर का वायरस आ गया होगा। इसलिए वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देता है, जहाँ पहले से और भी कई लोग मौजूद थे। रात में गैंगडू के पास किसी का फोन आता है और जब वो कॉल रिसीव करता है, तब उसे अपनी बेटी ह्यूनसू की आवाज सुनाई देती है, जो गैंगडू से कहती है, पापा मुझे बचा लीजिए। इस पर वो उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तब ह्यूनसू एक ब्रिज के नीचे बने नाले का जिक्र करती है, जहां उसके अलावा और भी कुछ लोग थे। ये जानने के बाद गैंगडू और उसकी फैमिली पुलिस को इस बारे में जानकारी देती है, लेकिन पुलिस अफसर इनकी हेल्प करने के बजाय इनसे कहता है कि गैंगडू के शरीर में तेजी से वायरस फैल रहा है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन गैंगडू के फादर एक और पुलिस अफसर को जानते थे, जो उनका बचपन का दोस्त था। वो उन्हें सारी बात बता देते हैं और उनकी हेल्प से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर चेकिंग एरिया से गुजरते वक्त एक अफसर इन्हें रोक लेता है और आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहता है, लेकिन फिलहाल गैंगडू की फैमिली के पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं था, इसलिए वो अफसर को फाइन के तौर पे कुछ पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं। इधर हम उसी क्रिएचर को देखते हैं, जो येलो कॉस्ट्यूम पहने 2 आदमियों को अपना शिकार बना लेता है और उन्हें पुल के नीचे उसी नाले में ले जाता है। बता दें तो इन सभी को यहाँ इसलिए इकट्ठा कर रहा था ताकि जब उसे भूख लगे तो वो एक एक करके इन्हें खा ले। इसी जगह ह्यूनसू भी मौजूद थी,
जो क्रिएचर की डर की वजह से एक पाइप में छुपकर बैठी हुई थी। और उस दिन ह्युनसू ने यहाँ पे पड़ी लाशों में से एक का फोन लेकर अपने पिता को कॉल किया था और उन्हें अपनी जिंदा होने के बारे में बताया था। इसके बाद हम शाम को उसी पुल के नीचे दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें छोटे भाई का नाम जीसू था और ये दोनों खाने का सामान चुराने के लिए गैंगडू की शॉप पर आए थे। जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वैसे ही ये गैंगडू की शॉप में घुस जाते हैं और यहाँ से खूब सारा सामान चुरा लेते हैं, क्योंकि इनके पास ना पैसे थे और ना ही रहने के लिए कोई घर था, इसलिए ये हमेशा खाना चुरा कर ही अपना पेट भरते थे। दुकान से सामान लेने के बाद जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तभी अचानक क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है, जिसमें सीजू का बड़ा भाई मारा जाता है और क्रिएचर सीजू को अपने साथ उसी नाले में ले जाता है, जहाँ हिंसू उसे चेक करने के लिए आती है कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन अभी भी सीजू की सांसें चल रही थी। वो उससे उसका नाम पूछती है, तब वो अपना नाम सीजू बताता है। इधर हम गैंगडू की फैमिली को देखते हैं, जो अपनी शॉप पर खाना खाने के लिए आई हुई थी और खाना खाने के बाद सभी लोग यहीं सो जाते हैं। अगले दिन जब गैंगडू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि क्रिएचर उसकी शॉप के बाहर ही खड़ा हुआ है। वो जल्दी से ये बात अपने फादर को बताता है और वो शॉप के अंदर से ही क्रिएचर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है और वो इसी गुस्से में इनकी शॉप को पलट देता है। ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शॉप से बाहर आते हैं और क्रिएचर पर फायरिंग करने लगते हैं। इन गोलियों से बचने के लिए क्रिएचर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है, पर इन सब में गैंगडू की फैमिली ये बात भूल जाती है कि इतनी फायरिंग करने से उनकी गोलियां खत्म हो सकती हैं। इसके बाद वो क्रिएचर पानी में चला जाता है और गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस भी यहाँ आ जाती है। गैंगडू की फैमिली उस नदी के उस पार जाने का फैसला करती है ताकि क्रिएचर को पकड़ सके, इसलिए गैंगडू के फादर उससे उसकी गन ले लेते हैं, जिसमें एक ही गोली बची थी। वो अपने बच्चों को किसी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और खुद अकेले ही क्रिएचर से मुकाबला करने के लिए चल देते हैं। इतने में ही वो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो उस पर निशाना लगाते हैं और जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि गन में तो एक भी गोली नहीं है। इधर गैंगडू को भी रियलाइज हो जाता है कि जो गन उसने अपने फादर को दी है उसमें एक भी गोली नहीं बची है। तभी वो क्रिएचर गैंगडू के फादर पर अटैक कर वापस रिवर में चला जाता है और उसके जाते ही गैंगडू जब अपने फादर को चेक करने के लिए आता है तो वो देखता है कि वो मर चुके हैं। ये जानने के बाद गैंगडू को बहुत दुख होता है और इतने में यहाँ पुलिस भी आ जाती है। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही गैंगडू अपने भाई और बहन को यहाँ से भगा देता है और खुद यहीं अपने फादर के पास बैठा रहता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इधर गैंगडू का भाई अपने एक दोस्त को ह्युनसू की कॉल को ट्रेस करने के लिए कहता है ताकि पता चल सके कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन उसका दोस्त मदद करने के बजाय उसके साथ एक चाल खेलता है। दरअसल पुलिस ने गैंगडू की पूरी फैमिली पर इनाम घोषित कर दिया था क्योंकि वो क्रिएचर के टच में थे। अब क्योंकि गैंगडू तो पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसका भाई और बहन अभी भी फरार थे, इसलिए गैंगडू के भाई को पकड़वाने के लिए कॉल ट्रैकर उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने ऑफिस ले जाता है, जहां वो अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पर तब तक गैंगडू के भाई को ह्युनसू की लोकेशन पता चल जाती है और वो जल्दी से यहाँ से फरार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर गैंगडू पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उसके चंगुल से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम गैंगडू की बहन को देखते हैं, जो अपना क्रॉसबो लेकर ह्युनसू को ढूंढने के लिए ब्रिज के नीचे पहुंच जाती है, लेकिन अचानक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। इधर ह्युनसू और जीसू कपड़े के टुकड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाते हैं, जिसके बाद वो उस रस्सी को ऊपर लगी लोहे की जाली पर फेंक देते हैं, लेकिन वो छोटी पड़ जाती है कि तभी क्रिएचर इन पर अटैक कर इन्हें अपने मुंह में छुपा लेता है और अब गैंगडू का भाई भी ब्रिज के नीचे आ जाता है, जहां इसे एक होमलेस आदमी मिलता है और वो उसकी मदद से एक पेट्रोल बम बनाने में सफल हो जाता है। थोड़ी ही देर में गैंगडू भी अपनी बेटी को तलाश करते हुए नाले के पास आ जाता है, जबकि क्रिएचर पानी से बाहर निकलकर लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए गैंगडू का भाई और बहन उसके सामने आ जाते हैं, जबकि पुलिस अफसर एक जहरीली गैस क्रिएचर पर छोड़ देते हैं, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होते ही गैंगडू अपनी बेटी और सीजू को क्रिएचर के मुंह से बाहर निकाल लेता है। पर तब तक उसकी बेटी मर चुकी थी, लेकिन सीजू जिंदा था। इतने में ही क्रिएचर दोबारा जिंदा हो जाता है और उसके अटैक करने से पहले ही वो होमलेस आदमी क्रिएचर के मुंह में पेट्रोल की पूरी कैन डाल देता है। वहीं गैंगडू की बहन उस पर आग का तीर फेंक देती है, जिसकी वजह से क्रिएचर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। इसके बाद गैंगडू एक रॉड उसके मुंह में घुसाकर उसे मार देता है और सीजू को अपना बेटा बनाकर उसे अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।